हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन के बारे में कि थर्ड एप्लीकेशन को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने आपको फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन के बारे में बताया था कि उस फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाली क्वेश्चन में हमने क्या बताया था कि हम किसी भी क्वेश्चन को बता सकते थे कि हमारी वो क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट होगी या फिर डायमेंशनली इनकरेक्ट होगी। ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन बता दी कौन सी करेक्ट होगी और कौन सी हमारी इनकरेक्ट होगी। और हमारे सेकंड वाली क्वेश्चन से हम क्या बता सकते हैं एप्लीकेशन से कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में हम चेंज कर सकते थे किसी भी इक्वेशन को। क्या सेकंड इक्वेशन हमें बता दी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना, लेकिन हमें मेन करना है आज बात करना थर्ड एप्लीकेशन की, टू ड्राइव फॉर्मूला डायमेंशनली। हमको फॉर्मूला डायमेंशनली ड्राइव करके दिखाना है। देखो बच्चों, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बना सकते हैं, चाहे भले हमने उससे रिलेटेड कोई चैप्टर या टॉपिक भी ना पढ़ा हो, तब भी हम क्या बता सकते हैं, उसका फॉर्मूला बता सकते हैं। सिर्फ हमारे लिए इतना पता होना चाहिए वो किस पर डिपेंड कर रहा है, किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। यदि हमको इतना पता है तो हम कोई सा भी फॉर्मूला इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक में सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं सबसे इजी वाला, एक काइनेटिक एनर्जी का। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर ये होता है। ठीक है, ये तो अभी आपको ड्राइव और प्रैक्टिकली पता भी है। ठीक है, ये आपको पता है, लेकिन आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किस पर, मास पर डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। तो हम इसको फॉर्मूला को ड्राइव करना सीखेंगे। ठीक है, अभी आपको पता, मान के चलते हैं आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं आता है, अब हम इसको ड्राइव करते हैं, किस तरीके से हम इसे ड्राइव कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले इस पर एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखो काइनेटिक एनर्जी। तो देखो बच्चों, हमने ये सिंपल सा पहला एग्जांपल ले लिया काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला तो पता है, काइनेटिक एनर्जी किसी का क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला तो पता है। ठीक है, ये फॉर्मूला पता फिर, लेकिन हमको ये ड्राइव करके बताना डायमेंशनली। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी में डिपेंड ऑन मास। जो हमारी किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है ना, वो किस पर डिपेंड कर रही है, मास। क्या दिया हमारे पास, एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, हमारे पास वेलोसिटी दी है बॉडी की, वी दी है। ठीक है, हमें ड्राइव करना है इस फॉर्मूले को, क्या करना है, डायमेंशनली ड्राइव करना है। और इसका जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो हमारा क्या होगा, के कांस्टेंट टर्म होगा। अब देखो ये वेलोसिटी है, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो किस पर डिपेंड कर रही, मास पर डिपेंड कर रही। अब हमको पता नहीं है जो काइनेटिक एनर्जी मास पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये तो हमको फॉर्मूला पता था। ठीक है, मान लीजिए हमको फॉर्मूला नहीं पता, अब बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, एम पे पावर लेके चलेंगे, हमने पावर ले लेंगे एक्स। ठीक है, मास पे हमने पावर ले ली एक्स। यदि हमारी अब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव बना गई तो मास कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि हमारी m की पावर नेगेटिव आई तो यह क्या होगा, मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जरूरी नहीं है बनाए, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ। यदि देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m के स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर, तो मास कितना होगा, डबल। जब काइनेटिक एनर्जी, यदि काइनेटिक एनर्जी 1 होगी तो हमारी ये कितनी हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी 2 है, तो मास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि -2 आया तो -2 हो गया, तो 1/4, तो इस तरीके से -2 आएगा तो इस तरीके से हो जाएगा। इसका मतलब मास डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ होने लगेगी। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। देखो अभी नहीं आएगा, देखो अब क्वेश्चन करते हैं पहले। अब हमें देखो, अब इसी तरीके से हम पावर, तो हमने यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द पावर ऑफ मास। हमने मास की पावर लेके मानते हैं एक्स। अब जो भी मास पे हमारी पावर आएगी ना, उसको हमने एक्स मान लिया। उसी तरीके से हमारे पास वेलोसिटी पे भी कुछ ना कुछ पावर आ गई, लेट द पावर ऑफ वेलोसिटी वी। हमने वेलोसिटी पे पावर क्या ले ली, हमारी वी ले ली है। ठीक है, ये इस तरीके से हमने वेलोसिटी पावर पावर ले रहा है, पावर हम बाय लेंगे, पावर बाय ले ली। अब देखो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ये लिखा हमने काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि ये तो सब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, हम मान के चलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन देखो डिपेंड कर रही है, मतलब प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली हो सकती है, डायरेक्टली हो सकती है। डिपेंड कर रही तो हमने यहाँ लिख देंगे मास, एम पर डिपेंड कर रही, एम एक्स पर डिपेंड कर रही। और साथ ही साथ में किस पर डिपेंड, एक्स यहाँ पे पावर इसलिए लगा है कि हमें पता चल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने एक्स का यूज कर रहा है। उसी तरीके से
और वेलोसिटी पर डिपेंड करिए, तो हमने वेलोसिटी पे बाय लगा दी। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी, अब देखो हमें ये तो पता होगा जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई हमारा क्या आता है, कांस्टेंट टर्म आता है, और वो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या आएगा, के आएगा। तो हमने क्या लिखी, के। ठीक है, जब भी कांस्टेंट टर्म आती है के, और यहाँ लिखिए एम एक्स, ठीक है, वी वाई। अब देखो बच्चों एक बात बताओ, यदि हमारी ये इक्वेशन करेक्ट है, यदि ये हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसका डायमेंशन LHS और RHS दोनों डायमेंशन आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यदि हमारी इक्वेशन करेक्ट है तो ये डायमेंशनली भी कैसी होगी, करेक्ट होगी। हमको पता है यदि हमारी कोई इक्वेशन प्रैक्टिकली करेक्ट है तो इसका मतलब कैसा हो, वो डायमेंशनली भी करेक्ट होती है। तो ये आप लिखेंगे इफ इक्वेशन इज करेक्ट देन डायमेंशन ऑफ RHS इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ LHS, या फिर लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ LHS किसके इक्वल में होगा, हमारा RHS के इक्वल में होगा, या LH डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ RHS। ये आपस में कैसे हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे यदि हमारी ये क्वेश्चन करेक्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा डायमेंशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन नहीं पता, देखो किस तरीके से वैसे याद रखना है, हाफ mv²। m क्या होता है, मास, तो मास के लिए m, ठीक है, उसका वेलोसिटी LT -1, और यहाँ पे उसको तो क्या है m LT -T2। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन यहाँ पे हम डायमेंशन लेंगे काइनेटिक m LT -2। ठीक है, ये तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का के हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का भी ये कैसा हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, इसका डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस, ये हमारा कैसा है, डायमेंशन लेस। ठीक है, अब देखो m का तो मास का क्या होगा, हमारा डायमेंशन, हमारा m मास का क्या होगा, m मास को हम किससे डिनोट करेंगे, m, और वेलोसिटी को हम वेलोसिटी का हमारा डायमेंशन क्या है, m LT -1। ठीक है, बाय, ये पावर इस तरीके से लगा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m LT -2। उसी तरीके से देखना, अभी पहला क्वेश्चन है, आप देखते चलो, आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे ना, इससे आपकी लेवल क्लियर होता जाएगा। ठीक है, हम बढ़िया आपको न्यूमेरिकल्स लेकर आए। देखो m की पावर, यहाँ पे m की ये पावर x mx हो जाएगा। उसी तरीके से l के साथ y का इंटू करेंगे तो हो जाएगा ly, और यहाँ पर t -1 इंटू बाय तो माइनस बाय। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनकी पावर्स कैलकुलेट करना है। हमारे लिए पावर मिल जाए तो हम इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अब हम ये इसलिए कर रहे हैं, हमको पावर चाहिए। LHS टर्म में इक्वल है, RH के टर्म में इक्वल आ गई थी इक्वल। अब हमने क्यों निकाला ये सब डायमेंशन, अब इनकी मदद से क्या निकालेंगे हम, पावर। अब ये बात बताओ m और x, देखो m और m, यदि हमारे को पता जब भी हमारे पास दो बेस सेम हो, ये मान लीजिए हमारी इसकी पावर है हमारे पास k और इसकी पावर है m, यदि हमारी दोनों पावर बेस सेम हो तो उसकी क्या होती है, पावर ये आप दूसरे में कैसी होती है, इक्वल होती है। क्यों, जब भी हमारे लिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 2 दिया होता और हमारे लिए m की वैल्यू बाइंड करना है तो हम मैथमेटिकली क्या लिख देते थे, 2m लिख देते। उसी तरीके से m अब हम बात करेंगे तो इसका मतलब जो m की पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो मतलब x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या होने वाली है, 1 होने वाली। अब y की वैल्यू आप 2 जगह से निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो चाहे t के ले सकते हो। हमने l से लिया तो y की वैल्यू कितनी आ रही, 2 आ रही, और चाहे y से आप देखो इससे भी लेते -2y, और यहाँ पे फिर होता -2t का लेते तो 2, तब भी हमारा क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो हमारे पास x और y की वैल्यू मिल रही, और ये हमारी कैसी थी, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू, देखो ये पहला क्वेश्चन इसलिए थोड़ा लिख रहा है, वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। हम पहली इक्वेशन फर्स्ट करें, इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन पुट करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली इक्वेशन, ये वाली, ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में, ठीक है, के m की पावर हमारे पास क्या है 1, और v की पावर क्या है हमारे पास 2, तो हमने v। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या था, k इज इक्वल टू में हाफ mv², यही होता है ना। तो देखो यही, बस हम डायमेंशन की मदद से हम इतना तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम कांस्टेंट टर्म फाइंड नहीं कर सकते। क्या, डायमेंशन एनालिसिस की ये लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन की भी बात करेंगे एंड में। ठीक है, लिमिटेशन भी होती है। क्या लिमिटेशन, ये कभी भी हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिखा सकता। इस देखो यहाँ पे, इसलिए हमें प्रैक्टिकली, हमारे पास प्रैक्टिकली कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारी हाफ। ये सब हमको प्रैक्टिकली पता चलेगा, कि डायमेंशनली नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डायमेंशनली। बस आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सिस्टम। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, आप इसको नोट करो।
तो देखो बच्चों, अब आप डालो एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 डालो। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे सेकंड बात करेंगे। सेकंड में हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, लेंथ एफ, वेलोसिटी तो देखो बच्चों, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया, सिंपल सा ही लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, जो साउंड की इफ वेलोसिटी ऑफ अ साउंड डिपेंड अपॉन फोर्स मास ऑफ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड इट्स फॉर्मूला डायमेंशनली। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो हमारे पास साउंड की वेलोसिटी दी है, हम माना अभी आपने ये रिलेटेड इससे चैप्टर नहीं पढ़ा है, ना ही आपने इसी रिलेटेड से आगे चैप्टर आएगा ना तब आप ये सब पढ़ोगे, लेकिन हमारे लिए इतना अब छोटी छोटी टर्म्स तो आपको होंगी, लेंथ क्या होती है, मास क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होती है, ये सब तो आपको पता है ना। मान लीजिए जो भी नहीं पता होगा मैं आपको उसका फॉर्मूला बता दूंगा, बस आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको सब बेसिक्स तक पढ़ा है, मान के चला इसमें आपको ये फोर्स है, मास है, एक्सीलरेशन, लेंथ है, ये सब कुछ आता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, जो वेलोसिटी जो साउंड है ना वेलोसिटी का, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, जो स्ट्रिंग का मास है ना उस पर डिपेंड कर रहा है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें इसका डायमेंशनली फॉर्मूला फाइंड करके दिखाना है। तो इसका किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें वही लेट करना पड़ेगा, इसमें कुछ ना होगा, बस पावर लेट कर लेंगे। फोर्स की पावर होगी या एक्स, मतलब पावर इसलिए लेट कर रहा है ताकि हम बता सकें कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही। तो हमें यहाँ पर लेट करते चलेंगे। यहाँ सबसे पहले आपको वही करना, लेट द पावर ऑफ मास या फोर्स। सबसे पहले पावर ऑफ फोर्स की बात करें, फोर्स की पावर को, पावर से लिया है, फोर्स को नहीं, पावर को, फोर्स की नहीं पावर को एक्स लिया है। उसी तरीके से पावर ऑफ मास हमने ले लिया बाय, उसी तरीके से पावर ऑफ लेंथ, हमने पावर ऑफ लेंथ को ले लिया यहाँ पे z, ये पावर्स को ली। अब देखो डिपेंड किस पर गए, वेलोसिटी डिपेंड हो रही है, इनवर्सली भी हो सकती है, डायरेक्टली भी हो सकती है। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड कर रही मतलब डिपेंड कर रही है, तो मतलब प्रोपोर्शनल तो होगी उसकी, इनवर्सली होगी या डायरेक्टली होगी, हमने डायरेक्टली, इसलिए हमने पावर ले ली। अब देखो सबसे पहले फोर्स की पावर ले ली हमने x, क्योंकि ये इनवर्सली भी हो सकती है और डायरेक्टली भी हो सकती है। फोर्स की पावर x, फोर्स की पावर x, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे मास की पावर हमने मान ली बाय, उसके बाद हमने मास की पावर हमने क्या मान ली x बाय, और लेंथ की पावर हमने मान ली z। ठीक है, अब देखो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो हमारा कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे ले लिया कांस्टेंट टर्म ले लिया z। ठीक है, अब देखो यदि हमारी ये क्वेश्चन करेक्ट होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसके जो डायमेंशन होंगे LHS के RHS के इक्वल होंगे। तो हम यहीं पे लिखेंगे इफ इक्वेशन इज करेक्ट, हमारी ये क्वेश्चन करेक्ट है, इफ इक्वेशन इज करेक्ट, तो हमारा क्या होगा, LHS टर्म इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये तो पता है। अब देखो इसके बाद में यहाँ पे करते हैं, अब देखना आगे, यदि हमारी इक्वेशन, तो बस सबसे पहले तो हम इसका डायमेंशन लिखेंगे, क्या होगा हमारा लेंथ में, क्या वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा L-1। ठीक है, अब उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे कि हमारा कैसा है, एक डायमेंशनलेस, तो हम डायमेंशनलेस का कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब उसके बाद आ जाती है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है M-L-1T-2। ये आपको छोटे छोटे डायमेंशन याद करके रखना है, आपको मैंने पहले लेक्चर में ही बताया। उसकी पावर हमारे पास क्या दी है x, आपको बस थोड़ा देखना है, आपको पहले क्वेश्चन में समझ नहीं आएगा, दूसरा क्वेश्चन में नहीं, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, बस अब हमको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बेसिक से ही लगने लगेंगे। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं m, मास m से डिनोट करते हैं डायमेंशन, और y, और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या दी है लेंथ हमारी क्या हो जाएगा l, तो हमारी हो जाएगी l की पावर z। ठीक है, अब इसको हम सेपरेट करते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो पूरे डायमेंशन लिखना है m0, बेसिक्स फॉर्म में तो लिखना है T-L1T-1, ये इस तरीके से लिखना है, m0 लिखना है। देखो बताइए क्यों लिखना है, अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा है m1, देखो m यहाँ पे पावर 1 है तो x को अंदर लाएंगे तो क्या जाएगी mx, और देखो जब हमको पता है, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखते जाया करो, नोट डाल के वहीं के बाद देखो a की पावर हमारे पास n है और a की पावर हमारे पास y है, तो हमारे पास जब यदि बेस सेम है तो उनकी पावर भी आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। कब, जब हमारी मान ली यहाँ से 2 दिया होता तो y की पावर हमारी कैसी हो जाएगी 2, तो ये इन दोनों की पावर कैसी हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अभी तो हमारे लिए ऐड होंगी, क्या देखो m की पावर हमारे पास x है और m की पावर हमारे पास y है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे लगाते हैं हम, अब देखो दूसरी इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे करेंगे m। अब देखो यहाँ पे हमारा m1 है और यहाँ पे क्या है x, तो इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो mx। अब दूसरी पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी, हमको पता है इस तरीके mx, दो पावर सेम है और सॉरी बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस वाई। क्या पावर दोनों आपस में कैसी हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, m और दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये नोट्स बना लेना आप, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से हम l की बात करते हैं, यहाँ पे lx और यहाँ पे एक और l है हमारे पास प्लस lz, ठीक है। हमारे पास एक ही l था t-2, ओके टाइम है, ठीक है। और लास्ट बता तो 2x, इसको हमने t को क्या लिख दिया 2x, क्योंकि हमारा t एक ही था। अब देखना m0, अब देखना l जब हमें पता है हमारे पास ये आपस में इक्वल दिए हैं, एक ये अलग पॉइंट बन जाता है a इक्वल टू में n m। हमको पता है यदि दो हमारे बेस आपस में इक्वल हैं, पिछली बार ऐड हो रहे थे, इक्वल हैं, तो क्या होगा उसकी पावर भी क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। सो पावर भी कैसी होंगी, सो पावर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। यदि बेस इक्वल पावर ऑल्सो इक्वल। ये अभी इसको देखना m, ये हमारे पास अभी इनटू में था m, यदि ऐसा है तो क्या होगा m प्लस x, ये बस। और एक और, ये आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हो, ये मैथ के फॉर्मूले जो कि आप पहले छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। a की पावर हमारे पास दी है n और हमारे पास दिया है m, ये तीन, ये n इंटू m। ये नोट बना लो, इसी वक्त बनाओ, अच्छे से नोट्स बना लो, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए, नहीं आप बहुत कंफ्यूज हो गए, ठीक है। मैं रफ कर दी। अब देखो अब हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, m की पावर यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या जाएगी 0 इज इक्वल टू में x प्लस वाई। ये तो पहले निकल आया हमारे पास। अब दूसरी बात करते हैं l की, l के यहाँ पे क्या 1 इक्वल टू में किसके हो गए x प्लस जेड, ठीक है। दूसरी क्या हो जाएगी -2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगी t की पावर -1। तो देखो अब इसमें से हम सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हम इसमें सबसे पहले कर सकते हैं x की वैल्यू फाइंड। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2, x की वैल्यू निकाली हमने। अब किसकी वैल्यू निकालो, चाहे आप y की निकालो। अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू पुट करी 1/2, तो हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब यहाँ से z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, z की वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1/2, इस साइड आएगा तो -1/2 इज इक्वल टू में y। तो ये क्या 2 - 1 अपॉन में 2, तो इसमें से करेगा तो कितना बचा 1/2 इज इक्वल टू में z। ये हमारी z की वैल्यू हो गई, ठीक है बच्चों। ये 1/2 है, ये हमारी तीनों वैल्यू आ गई x y z। अब इन्हीं वैल्यू को पुटिंग करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, y, z इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट हम किसको देते हैं, ये होती है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन्हीं में पुट करना है v इज इक्वल टू में, यहाँ पे लिखेंगे v इज इक्वल टू में k f की पावर हमारे पास कितनी है हाफ, f की पावर x थी और इसके बाद थी हमारे पास m मास की पावर क्या थी हमारी y, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही 1/2 -1/2। अभी देखते चलो आप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था लेंथ की पावर कितनी आ रही थी z से 1/2, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखना आप आगे, अब यहाँ पे देखो जो हमारी नेगेटिव में पावर होती है तो उसको हम नीचे ले जाते हैं, क्या ये नेगेटिव है तो उसको नीचे डिवाइड कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे k f की पावर हाफ m की पावर हाफ है, तो m को क्या लगाए डिवाइडर में लगाए, m की पावर हाफ और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगी l की पावर हाफ, ठीक है। क्या आपको बोर्ड में दिख रहा है, हाँ। अब ये लास्ट स्टेप बचती है, देखो बच्चों k। अब यहाँ पे देखो पता, जब भी हमारी पावर हाफ रहती है तो हम उसे क्या लिखते हैं डिवाइड, क्या अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं। तो हमने इनको किस में लिख दिया रूट के अंदर, k f l अपॉन में m भी हमारे रूट में रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्या बोर्ड में दिख रहा है, नहीं, ये थोड़ा मैं यहाँ से रफ करता हूँ, ये आपको यहाँ पे लग रहा हूँ। देखो बच्चों यहाँ देखो ए, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा के। अब ये हाफ है, हाफ के अंदर हम हाफ रहता तो क्या रूट के अंदर लिख देते हैं एफ एल अपॉन में एम। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आप इसको नोट करो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में और थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, ठीक है। आप इसको नोट करो। तो देखो बच्चों, अब आप डालो एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। अब थर्ड वाला लाते हैं, अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा। अब यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट 4
आ पार्टिकल। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्मली। देखो हमारा कोई सा भी एक पार्टिकल है, उसको सर्कुलर मोशन में मूव करना है यूनिफॉर्मली, तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत पड़ती है। और जो किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, एंड रेडियस पर डिपेंड करता है ऑफ अ सर्कल। जो सर्कल का रेडियस है ना, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें बताना है उसका डायमेंशनली फॉर्मूला निकालना पड़ना। डायमेंशनली फॉर्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको वही करना पड़ेगा, लेट वगैरह करना पड़ेगा कि लेट, क्या लेट करना पड़ेगा, जो भी पाओगे, लेट द पावर ऑफ किसकी पावर, लेट द पावर ऑफ मास। सबसे पहले आता है मास, लेट द पावर ऑफ मास। हमने मास की पावर क्या मान लेंगे, एक्स। उसी तरीके से लेट द पावर ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर हमने मान ली है यहाँ पे बाय, ठीक है। उसी तरीके से हमने तीसरी लेट द पावर ऑफ वेलोसिटी के बाद आता है रेडियस, रेडियस की पावर हमने मान ली है z, ठीक है। इस तरीके से हमें पावर लेट करने लिए, ठीक है। हमने पावर लेट कर ली, अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, अब देखो सीधा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एक तरीके से फोर्स है, फोर्स को हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू में, ठीक है। अब फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो सकती है, सिंपल मास की होगी प्रोपोर्शनल, m की पावर x, और उसके बाद वेलोसिटी की पावर y, और रेडियस की क्या हो जाएगी हमारे पास, रेडियस r, रेडियस की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी z। तो ये बस, ये आपको इतना सा तो आने लगा होगा, इतनी पावर लगाना, ठीक है। मान लिया अभी तक आपने इतना सा सीख लिया है, ये क्वेश्चन को पढ़ के ही आपने इतना सा बना लिया। उसके पास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएंगे, कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, तो हमने ये कांस्टेंट टर्म लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे जाएगा r, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यदि हमारी इक्वेशन करेक्ट है, इफ इक्वेशन इज करेक्ट, यदि हमारी को, तो क्या होगा, जो हमारा LHS इक्वल होगा किसके, RHS, डायमेंशन ऑफ LHS और इक्वल होंगे डायमेंशन ऑफ RHS। तो बस अब हम यहाँ पे रखेंगे डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल रखेंगे डायमेंशन ऑफ RHS। तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, MLT-2, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट डायमेंशन मास। देखो के हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है, तो m की पावर x। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाता है v, वेलोसिटी है ना, v क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मतलब LT-1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन था, रेडियस। रेडियस क्या होती है, एक डिस्टेंस है, वो भी तो एक डिस्टेंस है, उसका हो गई l की पावर z, ठीक है। l की पावर हमने z ली थी, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब इनको कंपेयरिंग कर देंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में पहले तो और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अभी, MLT-2, ठीक है। सबसे पहले m की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी x, और कोई दिखा रहा है m नहीं। उसके बाद आता है हमारा l की पावर क्या हो जाएगी x और प्लस z, क्योंकि यहाँ पे भी l है। और उसके बाद आता है t की पावर माइनस y, और इस तरीके से अब कंपेयरिंग कर देंगे। m की पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो m की इधर पावर कितनी है x, तो x इक्वल टू में 1, और l की पावर यहाँ पे कितनी है 1 इक्वल टू में l की पावर इधर के x प्लस जेड, y प्लस जेड, और इधर कितनी पावर है हमारे पास, t की पावर कितनी है -2, और t की पावर कितनी है -y, 2 से 2 कैंसिल, तो y की पावर हमारी 2 मिल गई, x की पावर 1 मिल गई, और हमारे पास किसकी पावर आई है, ये यहाँ पे सिर्फ z की पावर निकाली है। तो लिखेंगे 1 इक्वल टू में y की पावर 2 प्लस z, तो इसको साइड ले जाएंगे, 1 - 2 इज इक्वल टू में z, तो z की पावर मिल जाएगी हमारे लिए, z की पावर कितनी मिल गई, ये z है हमारा -1, z की पावर माइनस, बस अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, y, z इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी आती है, ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन रहती है। बस इस इक्वेशन में हमको पुट करना है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन में आप पुट करते हैं। तो हमारी ये क्वेश्चन क्या दिए, f इज इक्वल टू में क्या दिया है, k, m ही है ना पहले, m की पावर x, और v की पावर y, और l की पावर r की पावर z, ठीक है। तो हमारा f, m की पावर कितनी आई हमारी, m की पावर कितनी आ रही, सबसे पहले 1 आ रही, ठीक है। v की 1 आ रही, तो यहाँ पे कोई लिखने का मतलब नहीं है। v की पावर कितनी आ रही, v,
v हमारा क्या था y, y की पावर कितनी आ रही 2, तो हमने v स्क्वायर, और r की पावर कितनी आ रही है हमारी पास -1, तो r ये माइनस तो यहाँ से क्या जाएगा डिवाइड में जाएगा, और यही क्या जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखो k, ये k टर्म हम ये नहीं बता सकते, यही लिमिटेशन है, नहीं हमारे लिए पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल जाता यदि हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म और मिल जाती। बस इसलिए हमें कुछ लिमिटेशंस की बात करेंगे। तो बस इसमें इतना ही सा ईजी था। देखो ये तो उससे भी ईजी था पिछले वाले से भी, ठीक है। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप डालो क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों अब आप क्वेश्चन नंबर 4 डालो, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आपको इसमें कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में तो आप क्वेश्चन नंबर 4 में डालो, यहां से लिखो क्वेश्चन, लिखो पहले टाइम पीरियड तो देखो बच्चों अब आप डालो क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे लिए 4 बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पूछा है जो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, जो पेंडुलम का टाइम पीरियड रहता है ना वो डिपेंड किस पर कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ जो हमारी पेंडुलम की लेंथ होती है उस पर डिपेंड कर रहा है, और साथ ही साथ में क्या पड़ा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी है ना उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें इसका डायमेंशनली फॉर्मूला फाइंड करके बताना। देखना बच्चों आपको इतना भी पता है ना कि जो हमारा देखो जो पेंडुलम होता है ना, जो टाइम पीरियड पेंडुलम होता है वो कभी मास पर डिपेंड कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पे मास पर डिपेंड करा हुआ बता रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा मास पर डिपेंड नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या आने वाला, हमारा मास 0 आने वाला। फिर भी हमसे पूछे गिवन है मास, तो हम जो पूछा है तो सबसे पहले तो वही लिखेंगे। देखो हमारा मास यहाँ पे क्या आने वाला होगा 0, मास डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। फिर भी हम करेंगे, क्वेश्चन में बोला डिपेंड तो हम प्रोपोर्शनल लेंगे, इनवर्सली होगा या डायरेक्टली होगा, अब वो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं लेट द, सबसे पहले तो पावर लिखेंगे, लेट द पावर ऑफ मास, ठीक है। मास की पावर हमने यहाँ पे लिख ली x, ठीक है। और इसी तरीके लेट द पावर ऑफ दूसरा हमारा लेंथ, हमने लेंथ की पावर ले ली यहाँ पे बाय। नेक्स्ट आ जाता हमारा ग्रेविटी, एक्सीलरेशन की हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर ले ली हमने बाय, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में जो टाइम पीरियड, टाइम मतलब t, जो हमारा टाइम पीरियड है किस पर डिपेंड कर रहा है, अब डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बनाएंगे। और उसी तरीके से मास पर डिपेंड कर रहा है तो हमने लिखी मास, इनवर्सली कर रहा है या डायरेक्टली कर पड़ रहा है नहीं पता, तो उस पर लगा देंगे हम पावर x, ठीक है। उसके बाद आता है लेंथ का हो जाएगा हमारा l, ठीक है। लेंथ यहाँ पे हम l स्मॉल लेंगे, ठीक है l, और यहाँ पे ले लेंगे t, यहाँ पे कैपिटल T लिखेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड की हमने T, यहाँ पे L की हमारे लिए नहीं पता इनवर्स लिए डायरेक्टली, तो हमने लिखी है पावर, और एक्सीलरेशन को हमने क्या लिख लिया A, या फिर आप लगा सकती हो G, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम ये वाली G लेंगे, और यहाँ पे पावर हो जाएगी हमारी Z, ठीक है। Z पावर हो जाएगी। अब देखो जब यहाँ से कोई कॉन्स्टेंट टर्म बताएंगे तो हमारा हमको पता है यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाती है तो क्या होता है कोई कॉन्स्टेंट टर्म जाएगा, और ये एज इट इज रिपीट कर देंगे, ठीक है। अब देखो यदि हमारी इफ ये घिसी पिटी लाइन ना पड़े, इफ इक्वेशन इज करेक्ट, हमारी इक्वेशन क्या है करेक्ट है, तो देन जो हमारे टर्म ऑफ LHS ऑफ डायमेंशन जो हमारे किसके होने वाले हैं, RHS के डायमेंशन के इक्वल होंगे। LHS डायमेंशन किसके इक्वल में होगा, RHS के डायमेंशन के इक्वल हो, ठीक है। यदि डायमेंशन आपस में इक्वल है तो इसके डायमेंशन निकाल लेते हैं, M0 L0 T1। सबसे पहले तो हमने टाइम का निकाला, उसके बाद के हमारा कांस्टेंट टर्म है तो हम छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाता हमारा मास को सिंपल हम लिख देंगे mx, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाता है हमारा लेंथ L को किससे, लेंथ कैपिटल L, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा G, एक्सीलरेशन ड्यू टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लीटर L/T-2, और यहाँ पे लगा देंगे Z की पावर 2। अब बस आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई और करना भी थोड़ा सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, M0 L0 T+1 इक्वल टू में M, यहाँ पे M हमारा एक ही है तो M की पावर हो जाएगी x। उसके बाद आती है हमारी L की पावर हो जाएगी बाय, इधर हो जाएगी प्लस Z, और हमारा T सिर्फ यहाँ पे तो मारेंगे 2Z, और इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, ठीक है। अब क्या करेंगे, पावर अब कंपेयर कर देंगे, बस बेस से में तो बेस इक्वल हैं तो पावर भी इक्वल होंगी, तो M0 मतलब कि x की वैल्यू यहाँ से हमारे लिए क्या मिल रही है 0। देखो x इक्वल टू में 0, पहले ही यहाँ पे 0 मिल गई, इसका मतलब हमने पहले ही कह रहे थे मास इसमें डिपेंड ही नहीं करा। और बाय प्लस Z भी इक्वल में आ रहा है 0, उसके बाद अब 2Z इक्वल टू में क्या आ रहा है 1, ठीक है।
तो यहाँ से ये इसका साइन माइनस साइन नहीं हुआ, कैंसिल, इधर माइनस, तो हमारी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। जेड की वैल्यू निकाली, अब यहीं से हमारी एक्स की वैल्यू निकाल आई, बाय की वैल्यू, बाय क्या हो जाएगी बाय, और जेड की वैल्यू -1/2 सर हो जाएगी +1/2। ये -1/2, यहाँ -1/2 वैल्यू पुट करी, ये -1/, उस साइड ले गए तो बाय की वैल्यू क्या हो जाएगी +1। ठीक है, इतना आया समझ में, आई होप इतना तो अब आ गया। बस अब इन्हीं वैल्यूज़ को पुटिंग करना है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x, y, z इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये इसमें पुट करना हमारी t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल k m क्या है मास, मास क्या है 0। ठीक है, लेंथ हमारी कितनी आई है, लेंथ हाफ, लेकिन पॉजिटिव आई कि नेगेटिव, पॉजिटिव, और हमारे पास ग्रेविटी g की वैल्यू हमारी आई नेगेटिव। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो और क्या लिखेंगे, k m तो हमारा 0 हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं, l की पावर हाफ, एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो हाफ डिवाइड में पहुंच जाएगा। और इस क्वेश्चन में k जो हाफ की वैल्यू उसे क्या लिखते हैं रूट के अंदर, l/g। आपको पता है टाइम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, t = 2π l/ रूट के अंदर l/g। इसलिए हमें कांस्टेंट की वैल्यू का नहीं पता। यदि हमारे पास क्वेश्चन में लिखी रही थी लेट करना है k की वैल्यू हमारे पास क्या होती 2π, तो हमारे पास एकदम करेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन हमारे पास इनकी कांस्टेंट टर्म का हमारे पास नहीं गिवन होता, कांस्टेंट टर्म का हम कभी भी डायमेंशन नहीं, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होते हैं, इसलिए हम k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही बता सकते हैं। ठीक है, अब तो ये इसमें आपने एक नया सीखा, अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, कुछ आप और नया सीखोगे। तो आप हेडिंग डालो क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो बच्चों, अब आप डालो क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा बाकी क्वेश्चन से। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, एफ एनर्जी, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्या गया है, इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास। तो हमें बताना मास का डायमेंशन क्या होगा यदि ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है। देखो हम बेसिकली हम फंडामेंटल यूनिट्स किसको मानते हैं, जो लेंथ है, जो मास है, जो टाइम है, टेम्परेचर है, एम्पियर है, ये सब करंट इलेक्ट्रिक करंट, तो ये कैसी थी हमारी फंडामेंटल यूनिट थी। इनको ना मानना है, इनको ना मान के हमारी इनको मानना है, एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स। तो हमें बताना मास का डायमेंशन क्या होगा, तो बस यही बताना है कि मास का डायमेंशन क्या होगा इन टर्म्स से रिलेट करना है, इन पर डिपेंड कर रहा है, मतलब इन टर्म एक तरीके से डिपेंड ही तो कर रहा है, इनके थ्रू बताना है। तो मतलब क्या हो जाएगा, देखो इनकी सबकी पास सबसे पहले तो करेंगे लेट द पावर ऑफ एनर्जी, लेट द पावर ऑफ ई की एनर्जी की पावर, लेट द पावर ऑफ एनर्जी की हमने पावर मान ली एक्स, वेलोसिटी की पावर मान ली हमने बाय, और इसी तरीके से फोर्स की पावर मान ली हमने जेड। आप ABCD भी लेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमें किसके डिपेंड करना है, हमें इसके रिलेटेड, इन टर्म्स का इसके रिलेटेड बताना है। तो इसका मतलब ये डिपेंड ही तो कर रहा होगा मास, चाहे वो इन्वर्सली कर रहा हो चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा हो। तो मास हम मान लेते हैं प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, तो E की पावर x, V की पावर y, F की पावर z। इतना तो आपको पता है। यदि हम यहाँ से कोई कॉन्स्टेंट टर्म हटा दिया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आएगा। यदि हमारी ये डायमेंशन आपस में का इफ इक्वेशन इज करेक्ट, हमारी ये क्वेश्चन कैसी है, करेक्ट है, देन तो इसका क्या होगा, जो हमारा LHS टर्म LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू में क्या होगा, जो हमारा डायमेंशन होगा RHS का। तो ये दोनों डायमेंशन आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल में किसके होगा, डायमेंशन ऑफ RHS। ये मास इस पर डिपेंड कर रहा है, तभी से हमसे पूछा डायमेंशन, लेकिन किसके फंडामेंटल यूनिट्स हमने किसको माना है, एनर्जी को माना है, वेलोसिटी को माना है और फोर्स को माना है, तभी जाके हम इसको रिलेटेड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनके डायमेंशंस लिखेंगे। मास का डायमेंशन क्या होता है, m1 L0 T0, ये हमारा मास का डायमेंशन हो गया। और जो हमारा k है, k कैसा है, कॉन्स्टेंट टर्म। एनर्जी का हमारा डायमेंशन क्या होता है, बेसिकली m L2 T-2। ये आपको याद रखना है, ये बेसिक्स है। वर्क का ये सब कैसे है, वर्क एनर्जी को किस में करते हैं, जूल में। वर्क का भी क्या होता है, जूल। जैसे कि आप वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है, MLT-2। डिस्टेंस का क्या होता है, L, तो MLT-2। तो एनर्जी जूल किस में होती है, एनर्जी। वर्क का सेम होगा। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मैं तो बेसिकली बता दिया। अब उसके बाद आता है हमारे पास वेलोसिटी का, और यहाँ पे आ जाएगी पावर x। वेलोसिटी का होगा L
t माइनस 1 और ये पावर आ जाएगी यहाँ पे बाय। उसके बाद आता है फोर्स। फोर्स का जस्ट अभी मैंने आपको बताया था MLT माइनस 2, MLT माइनस 2 और यहाँ पे पावर आ जाएगी z। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। M1 L0 t माइनस T0, सॉरी t माइनस नहीं, यहाँ पे T0 होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले m की पावर्स देखेंगे कितनी कितनी आ रही हैं। m की पावर x, m की पावर x और यहाँ से मिल जाएगी m की पावर z प्लस z हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, अब थोड़ा स्पीड से कराएंगे आपको, कम से कम हम 5 न्यू पे 5 चल रहा है, थोड़ी तो स्पीड। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x क्योंकि यहाँ 2x और यहाँ पे जाएगा प्लस y और यहाँ पे मिल जाएगा प्लस z। उसके बाद आ जाएगा हमारा t का क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस y, एक मिनट यहाँ L था। ठीक है, और इसी के बाद हमारा माइनस 2z। तो ये निकल के जाते हैं हमारे। अब इसको कंपेयरिंग कर देंगे, m यहाँ पे 1 तो इज इक्वल टू में x प्लस z। ठीक है, और नेक्स्ट ये तो हमारा हो गया एक। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे इसको सेकंड वाली क्वेश्चन में, यहाँ पे 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू में 0 क्योंकि यहाँ पे l पे कितना है 0। अब देखो बच्चों इसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2x माइनस y माइनस 2z कर रहा है और यहाँ पे क्या हमारा 0, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 0 लगा देंगे इक्वल में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ से ये इन क्वेश्चंस में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। सबसे पहले यहाँ से हमें ये पे वैल्यूज़ को पता पड़ना पड़ेगा कौन किसकी वैल्यूज़ है। अब यहाँ से आपको x और y की वैल्यूज़ निकालना पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन की बात करते हैं। अब इस इक्वेशन में मैं किसी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, मान लेते हैं। देखो यहाँ पे एक किसी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास z को 1 माइनस y, z की वैल्यू निकाली हमने। ठीक है, x की वैल्यू निकाली, चलो ठीक है x की वैल्यू निकाली, इसको साइड लगाए। अब इन दोनों इक्वेशन में ही पुट करोगे, इन दोनों इक्वेशन में पुट करना है। ये थोड़ी स्टेप अलग, देखो 2x x की वैल्यू पुट करेंगे y माइनस z प्लस y प्लस z इज इक्वल टू में 0। अब 2x 2z माइनस 2z प्लस y प्लस z इज इक्वल टू में 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 माइनस 3z प्लस y इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज। अब देखना बच्चों यहाँ पे भी हमें सेम करना पड़ेगा। यदि हमने देखो दोनों क्वेश्चन की टर्म बनाना है, देखो अभी पहले तो आप लिखते सिंपल समझते चलो। अब इसी की वैल्यू यहाँ पे भी हमें पुट करना पड़ेगी -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस z x की वैल्यू और यहाँ पर माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो लिखेंगे -2 और यहाँ पे ये माइनस, देखो इसके मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस माइनस 2z इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 और यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का z माइनस y इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये इस वैसे तो हम इसको 3 दे दिए अब। ठीक है, अब देखो हमें x और y और z की वैल्यू निकाला, इसलिए आप क्या करेंगे, देखो बच्चों एक इक्वेशन, अब इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट ऐड कर दें। देखो इन दोनों में 2, अब एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर -2x माइनस z और यहाँ पे लिखेंगे -y। ये सेकंड वाली इक्वेशन को उठाकर लाया हूँ, इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। क्या आपको बोर्ड पर दिख रहा है क्लियर? हाँ, एक स्टेप लिख जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा -4z। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ पे 0, तो इसका मतलब क्या z और इक्वल टू में हमारा क्या हुआ 0। तो यहाँ से ये माइनस, तो z की वैल्यू हमारे ओवरऑल कितनी मिल रही है 0, z की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे z की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। अब देखो बच्चों इन इक्वेशंस में पुट नहीं कर सकते आप, यहाँ से किसी भी क्वेश्चन में पुट नहीं कर सकते क्योंकि एक क्वेश्चन में सिर्फ हम एक बार वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम एक बार वैल्यू पुट कर चुके हैं, इसलिए हम वापस इन क्वेश्चन में वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। यहाँ पे जेड की, अब इन तीनों क्वेश्चन में से किसी में भी कर सकते थे, इसको तो हमने सिंप्लीफाई किया था। अब यहाँ से हम जेड की, एक्स की, वाई की वैल्यू निकाल देते हैं, तो 2x एक्स की वैल्यू हमारे पास देखो ये वाली सेकंड वाली क्वेश्चन है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन का, तो मैं यहाँ पे हमारी जेड की वैल्यू लिख देता हूँ क्योंकि मैं ये रफ करूँगा, आप ऐसे नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे z की वैल्यू निकालना है, तो अब यहाँ से z की वैल्यू, अब ये वाली क्वेश्चन उठाई हमने, तो x की वैल्यू 2, यहाँ पे 1 और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है,
और जेड की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू में भी 0, इक्वल टू में 0, तो बाय की वैल्यू हमारे पास ओवरऑल -2। अब हमारे पास सारी क्वेश्चन मिल चुकी हैं, बस अब हमारी क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है। तो मैं ये रफ कर देता हूँ, पहले आप इतना नोट करो क्योंकि यही अब इंपॉर्टेंट रह जाता है, आपको यही समझनी है। ठीक है, अब आने वाले क्वेश्चन में आप इनको ही बनाना सीखोगे। ठीक है, तो अब हमारे पास सीक्वेंस दी m इज इक्वल टू में e की पावर x, v की पावर y, f की पावर z। इसका मतलब हमारी z की पावर 0 आ रही, मतलब z डिपेंड ही नहीं कर रहा मास पे, फोर्स डिपेंड ही नहीं कर रही मास पे। तो हमारा m के एज इट इज, e की पावर हमारे पास कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही 1 और v की पावर आ रही है हमारे पास -2, b की पावर लिख दी हमारी और फोर्स 0। तो हमारा ये क्वेश्चन एज इट इज लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, या फिर v को नीचे ले जाओ। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, आप इसको नोट करो। तो देखो बच्चों, अब थोड़ी सी आपकी इन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देते हैं। ठीक है, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करने में प्रॉब्लम आएगी इसलिए। ठीक है, अब थोड़ी सी न्यू यहीं पे लिख लेते हैं फोर्स, f एक्सीलरेशन, a एंड टाइम t। ठीक है, हमारा टाइम t है। फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। ये एनर्जी का क्या होगा, तो सबसे पहले तो यही देखो, अब मैं बेसिक से नहीं लिखा, डिपेंड किस पर करेंगे, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाए तो एनर्जी डायरेक्टली देखो, क्योंकि हमारे पास जगह कम बचती है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल में हो जाएगी, फोर्स, पावर हो जाएगी x, और यहाँ पे कैसे बनाएगी, देखो हमको फंडामेंटल यूनिट्स इनको मान लिया फंडामेंटल। अब हमें एनर्जी के टर्म्स में बताना है कि ये किस तरीके से रिलेटेड होंगे, किस तरीके से रिलेटेड होंगे, इनवर्सली डिपेंड किस तरीके से डिपेंड होंगे एक तरीके से। तो हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने बाय पावर मान ली, और टाइम की क्या मान ली, यहाँ पे टाइम की पावर मान ली हमने t। अब देखो लेट नहीं कर रहा है, पावर f की x बाय z। अब ये आप इतना तो सीख चुके हो। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं e, यहाँ से टर्म हटाएंगे तो क्या आएगा, एफ एस डालना a z होगा यहाँ पे। ठीक है, एक्सीलरेशन की पावर बाय और टाइम की पावर t, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखना यहाँ से, ये तो सब आपको पता है, इफ इक्वेशन इज करेक्ट, इफ इक्वेशन इज करेक्ट, तो हमारे जो LHS डायमेंशन किसके होने वाले हैं, RHS डायमेंशंस के इक्वल होंगे। जो हमारे डायमेंशन ऑफ LHS होगा तो RHS डायमेंशन। अब एनर्जी की डायमेंशन लिखते हैं अब यहाँ पे, m एनर्जी mL2T-2। ये छोटे छोटे आपको याद रखना है, k कांस्टेंट है तो कुछ नहीं होगा, mL2, ये फोर्स का डायमेंशन है, इसकी पावर x, एक्सीलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बाय, और टाइम का क्या हो जाएगा हमारा t हो जाएगा। थोड़ा जल्दी हो गया क्या, देखो ये हमारे पास फोर्स का mLT-2, एक्सीलरेशन का mLT स्क्वायर आता है, स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर क्या लेंथ, तो LT-2, ऐसा आप सोचा करो स्पीड से, और टाइम t का स्क्वायर। ठीक है, अब इतना समझ में आया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, mLT का स्क्वायर -2, इसको ऐसे इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले यहाँ पे m कितना है 1, तो m की पावर x। अब उसके बाद आते हैं l की पावर x प्लस y, उसके बाद आते हैं हम t की पावर -2, और यहाँ पे t की पावर कितनी है, यहाँ पे -2x, यहाँ पे -2y, और यहाँ पे कितनी हो गई -2z, -2 नहीं tz अकेला प्लस tz। ठीक है, ये इसकी पावर हो जाएंगी। अब क्या हो गया, बस पावर सिंप्लीफाई हो गई। अब क्या लिख सकते हैं, पावर सेम है, तो अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ा लेते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे अब। ठीक है, m की पावर यहाँ 1, तो m की पावर हमने पहले लिख दी यहाँ पे 1, इक्वल टू में साइड m की पावर ये x, तो x की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हम पहुँचती l की पावर क्या हमारे x प्लस y, और इधर हमारा l कितना है 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। उसके बाद आते हैं हम उसके बाद हम आ गए t पर, t के सबसे पहले यहाँ पर t के t इस तरीके से -2x 2y प्लस 2z इज इक्वल टू में -2। देखो ये -2, इन टर्म्स का यहाँ पे माइनस होगा तो इक्वल में भी यहाँ पे माइनस होगा, पावर्स के सेम लिखना है, जैसी इसकी पावर्स होगी उसके इक्वल में उसकी पावर्स होगी। ये तो बता दिया था ना फॉर्मल, an इक्वल टू हमारे पास am दिया है, यदि ये दोनों बेस हमारे इक्वल दिए हैं तो इनकी पावर भी आपस में इक्वल होंगी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए हम इस तरीके से यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे m की पावर x
एम की पावर एक्स, तो यहाँ पे भी एम की पावर एक्स, इन दोनों की कैसे हैं, बेस सेम, तो पावर भी सेम लिख दी हमने। अब बस वैल्यू पुट करना है, यहाँ से वाई की वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ से निकालेंगे x की पावर, हम बाय x की जगह हमने 1 पुट किया, उस साइड आएगा तो माइनस का 1, माइनस 1 करेंगे तो y की पावर यहाँ से 1 मिल जाएगी। अब यहाँ से हम z की पावर निकालेंगे, -2 इंटू 1, एक्स की वैल्यू पुट करी -2, y की पावर ही 1, तो यहाँ से 1, और यहाँ पे मिला प्लस z इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे करेंगे -2 प्लस z इक्वल टू -2, तो -2 -4 प्लस z इक्वल टू -2, ये z है, ये 2 नहीं है, हमारा z है, ठीक है। ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, z की वैल्यू हो जाएगी 2 पॉजिटिव। अब ये हमारी कौन सी थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x बाय z इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो e इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, f x a की पावर बाय और t का स्क्वायर tz, ठीक है। अब बस वैल्यूज पुट करना है, f की पावर हमारे पास 1 है तो h को एज इट इज, और हमारे पास a क्या था हमारा, एक्सेलरेशन, a की पावर हमने मानी थी बाय की पावर भी हमारे पास 1। उसके बाद आता है टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का आ रहा है पॉजिटिव -2, उस साइड आएगा तो पॉजिटिव t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एनर्जी किस पे डिपेंड कर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स पर भी, एक्सेलरेशन पर भी, और टाइम के स्क्वायर पर भी। तो अब आप डालो क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो बच्चों, अब आप डालो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद एक्सीलरेशन। देखो कोई सी बॉडी की हमारे पास पोजीशन क्या बनेगी, उसका एक्सीलरेशन हमारे पास a हैगा और टाइम हमारे पास क्या दिया गया, t हैगा, और हमें क्या डायमेंशन बताना, क्योंकि डायमेंशन बताना है a का और n का, और c हैगा, इसमें क्या हमारा एक कॉन्स्टेंट टर्म हैगा। तो ठीक है, हमारे पास क्या है, इक्वेशन क्या दी है, a x क्या दी, x इज इक्वल टू में c, एक्सीलरेशन की पावर m और टाइम की पावर n दी है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, जो c है हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो उसका तो कोई डायमेंशन होने वाला ही है, एक्सीलरेशन का और टाइम का डायमेंशन हो। पोजीशन का मतलब है डिस्टेंस, पोजीशन गिवन है किसी बॉडी की, तो डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, एक तरीके से। तो हमारे डिस्टेंस का गिवन डायमेंशन, अब इसकी डायमेंशन क्या होगा, m0, लेंथ, देखो डिस्टेंस मतलब लेंथ L1 और t0, ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पे लिखेंगे c, यहाँ पे लिखेंगे c, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का डायमेंशन c तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसलिए हमने हटा देते हैं, और l t - 2 m, और टाइम का क्या हो जाएगा, t, टाइम का क्या हो जाएगा, t की पावर n। बस अब देखो, अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको एज इट इज लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m l को एज इट t - 2m + 2n। ये आया समझ में, किस तरीके से लिखा, n की पावर यहाँ पे t की पावर -2m, पर t यहाँ पे भी पावर थी तो यहाँ पे लिख दी +2n, और यहाँ पे एज इट लिखेंगे m0 l1 t0, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी सा आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखना, अब ये तो सब जीरो है, हमें क्या क्या चाहिए, क्या m और n की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले l की पावर यहाँ पे और l की पावर यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमारे लिए l की पावर 1, लेकिन यहाँ पे कोई सी वैल्यू नहीं है हमारे, सॉरी यहाँ पे l की पावर m हो गई, क्यों, इसके साथ भी इंटू होगा ना, तो यहाँ पे l की पावर हमारे पास क्या होगी, m, l की पावर हमारे पास यहाँ पे होने वाली है m होगी। क्यों हुई l की पावर m, क्योंकि यहाँ पे ये और इसका इसके साथ इंटू और इसका इसके साथ इंटू कर दिया था, फिर सिंप्लीफाई कर दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो L1 m की पावर m, m की पावर तो हमें सीधी मिल गई 1, m की पावर कितनी आने वाली है 1, और यहाँ से दूसरी -2n + 1, और t की पावर हमारी हो जाएगी यहाँ पर 0, t की पावर 0, लेकिन यहाँ पर ये t की, तो यहाँ पर लेकिन -2 + 1 n इज इक्वल टू में 0, यही करेंगे ना। तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू कितनी जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास +2, तो यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, एक दो बार और रिपीट कर लेना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, नोट करो। तो देखो अब आप डालो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे लिखो f द वेलोसिटी
तो देखो अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर, एक नया क्वेश्चन लिया है, ठीक है। हमारे लिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, इफ अब वेलोसिटी ऑफ लाइट, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट वी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे जी, एंड प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, चूसन ऐसा, इनको फंडामेंटल यूनिट्स माना है, तो हमारे इसके टर्म्स है, तो मास के टर्म्स है, तो हमारा डायमेंशन बताना है, डायमेंशन बताना है मास का, किन के टर्म से रिलेटेड कर, इनके टर्म से, इनमें आपस में टर्म के रिलेटेड में हमें बताना है। तो क्या हुआ, देखो बच्चों ये क्वेश्चन इजी है, बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ आपको प्रॉब्लम आ रही होगी इनकी डायमेंशंस की, आपको इनके डायमेंशन नहीं पता, तो ठीक है सबसे पहले तो हम इनके डायमेंशन ही निकाल लेते हैं, मान लीजिए, फिर आप सॉल्व करना, ठीक है। ये देखो आपने फोर्स का ये फॉर्मूला सुना है, F इज इक्वल टू में G m1 m2 अपॉन में r², ये तो आप 9th क्लास में पढ़ सके होगे, ग्रेविटी का, जब दो बॉडीज के बीच में फोर्स लगती है, और जी क्या हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे गए F अपॉन में R और यहाँ पे गए m1 अपॉन m2, ये हो जाएगा। तो यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, m(L)t-2 और इनटू में r² होगा, सॉरी यहाँ पे r² होगा, r का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा l का स्क्वायर, और यहाँ पे जाएगा m1 और m2 का स्क्वायर। तो बस यहाँ से हमारे लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -m, ये कैंसिल, -m L(t-2), ये हमारा ग्रेविटी का, तो मैं ये आपको गिवन देख देता हूँ मैं, ठीक है, एक तरीके से गिवन होगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से हमारा प्लैंक कांस्टेंट का हमारा फॉर्मूला एनर्जी E इज इक्वल टू में hb, जो h होगा यही होगा हमारा प्लैंक कांस्टेंट, जो v होगा हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी, तो h इज इक्वल टू में v अपॉन में E अपॉन में v, एनर्जी का क्या होता है m(L2t-2), ठीक है, ये तो पता है। v क्या है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है 1/t, टाइम 1/t, तो ये 1/t, यहाँ 1/t होगा, तो t ऊपर चला जाएगा इनटू में t, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा m(L2t-1), ये हमारा किसका निकाला, ये हमारा डायमेंशन किसका निकाला, h का, प्लैंक कांस्टेंट का, m(L)t-1, ठीक है, ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट का हो गया। ये तो हमने आपको डायमेंशन निकाल दिए, अब आप कर सकते हो, तो अब आप करो, इसे कर लिया आपने सॉल्व। अब देखो मैं करता हूँ, ठीक है। अब डायमेंशन हमें मास का बताना है, तो हम लिखेंगे मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के और ग्रेविटेज के, और साथ ही साथ में जी, ग्रेविटी को हम लेंगे जी, और नेक्स्ट टर्म हमारा हो गया प्लैंक कांस्टेंट जी, थोड़ा सही से जी बनाना है, क्या हो जाएगा हमारा जी, और हमारा h को ले लेंगे हम z, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है, तो हमारा m कोई से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा v, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे हम। अब क्या करना है, बस अब आपको सिंपल करते जाना है, बस डायमेंशन आपस में, क्वेश्चन करेक्ट है तो उसके डायमेंशन भी आपस में इक्वल होने वाले हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा m0 L m1 हो जाएगा, सॉरी m1 L0 t0, ठीक है। उसी तरीके से k की वैल्यू निकालना है, अब उसी तरीके v, इसी के v क्या है हमारे यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो L(t-1) x, ठीक है, और ग्रेविटेशनल की अभी निकाली हमने m-1 L(t-2), ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे पावर लगा देंगे बाय, और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट m(L2t-1), और यहाँ पे लगा देंगे z। अब इनके क्या हो गई, देखो यदि हमारे, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई किया कि हमारा कांस्टेंट टर्म था तो यहाँ पे लिखना ही नहीं था। सबसे पहली बात करते हैं m कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है -y, और कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है +z। अब उसके बाद आता है हमारा l इसमें भी आ रहा है lx, इसमें l की पावर 3y, और यहाँ पे पावर हो जाएगी हमारी 2z, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा टाइम और रह गया है, t इज टाइम, ठीक है। तो अब देखो, अब ये देखना, अब इसका t का हो रह गया ना, तो बस t का क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा -x, और यहाँ पे हो जाएगा -2y, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा -z। ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इतना है समझ में, एक मिनट। अब देखना, अब ये आ गया, तो यहाँ पे रखेंगे m(1 L0 t0), अब हमारे ये इक्वल है, तो अब इसकी बेस भी सेम होने वाले हैं, तो m का बेस क्या होगा 1, देखो इनकी पावर्स मतलब बेसिस सेम है, बेसिस इक्वल है, ये इसका बेस, तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी, m इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा -y + z। इसी तरीके से इसकी इक्वेशन देखो, यहाँ पे 0, तो 0 इज इक्वल टू में x + 3y + 2z,
ठीक है, यहाँ पर जेड है और यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट 0 इज इक्वल टू -2y माइनस y इज इक्वल टू -z। अब बस ये इनको सिंप्लीफाई करना सीखना है, इनकी x और y की वैल्यू निकाली है। तो हम यहाँ पे एक किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लेते हैं हमने z की वैल्यू निकाल दी x प्लस वाई इज इक्वल टू में z, हमने यहाँ से z की, अब इन दोनों क्वेश्चन से में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 किसकी वैल्यू निकाली हमने z की, अब z की जगह पुट करेंगे तो हमने x प्लस वाई, हम z की जगह क्या लिखने वाले हैं y प्लस 1 प्लस वाई, सिंप्लीफायर 0 इज इक्वल टू x प्लस 2y। एक मिनट देखना, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 2y था, देखो 2z था, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस में y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 प्लस 2y, जी देखो यहाँ पे 2y, यहाँ पे 2 था, इसलिए हमें यहाँ पे 2 का इंटू करना था, यहाँ पे 2 और z की वैल्यू x प्लस 1 प्लस y, तो हमने 1 प्लस y। आप सिंप्लीफाई करेंगे 0 इज इक्वल टू में x प्लस और यहाँ पे जाएगा 5y और ये हो जाएगा +2, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, या 2 को वापस साइड ले आओगे तो -2 इज इक्वल टू में x प्लस 5y ये हो जाएगी। अब नेक्स्ट वाली इस इक्वेशन में भी हमको सेम यही पुट करना पड़ेगी, इसी को हम दोनों में पुट करेंगे, ठीक है। x -2y माइनस z इज इक्वल टू में 0, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या जाएगी, अब x की वैल्यू, यहाँ पे भी z की वैल्यू पुट करेंगे तो -x -2y माइनस यहाँ पे 1 प्लस y इज इक्वल टू में 0। अब देखो इसको सिंपली -x -2y माइनस 1 माइनस y इज इक्वल टू में 0। अब देखना इनको सिंप्लीफाई करते हैं, -x ये माइनस -3y और ये 1 उस साइड चला जाएगा तो पॉजिटिव का हो। आप क्या कर देंगे एलिमिनेशन मेथड, अब एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर देंगे, इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये 1 इज इक्वल टू में यहाँ पे -x ये +3y, ठीक है। अब हम सिंपली माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू x कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 इज इक्वल टू में यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2y, तो y की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी -1/2, ठीक है। y की वैल्यू निकल आई। अब इसी क्वेश्चन में हम क्या आपको ये नीचे दिखा रहा था, हाँ ये, अब देखो 1 प्लस y, तो यहीं पे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी इधर ही निकालेंगे, क्या जाएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू में z। अब यहीं से z की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, z की वैल्यू क्या जाएगी 1 प्लस 1y, यहाँ पे माइनस का साइन था सॉरी, माइनस ये माइनस यहाँ पे प्लस का, एक मिनट देखो कन्फ्यूज़न नहीं, 1 प्लस -1/2 इज इक्वल टू में z, तो z की वैल्यू हमारे पास 2, देखो इधर जाएगा 2 -1/2, तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई 1/2, z की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई 1/2, ठीक है। z की वैल्यू निकाली, अब बची हमारे पास कौन सी z, x की वैल्यू रह गई। तो इन तीनों क्वेश्चन में से भी किसी में पुट कर सकती हूँ, इनमें नहीं, इनमें हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन को सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। हमने इस क्वेश्चन को एक बार यूज़ किया था, इस क्वेश्चन का यूज़ कर लिया, देखो यूज़ कर लिया था, लेकिन यहाँ पे तो यूज़ नहीं किया था, अभी तो ये इसको यूज़ कर लिया था, इसको इनको यूज़ नहीं किया, इधर इनको इधर जो यूज़ हो गई ना, ये वाली यूज क्वेश्चन है, ये इनमें वैल्यू ऑलरेडी हम पुट कर चुके हैं, एक वैल्यू एक बार ही पुट करते हैं, इनमें पुट कर चुके, अभी इनमें नहीं की, इनमें ही की थी, इनसे ही तो बन के ये आई थी, ये वाली आई थी ना, तो बस पुट करी हुई इक्वेशन में वैल्यू पुट नहीं कर सकते, किसमें, जिसमें हम इक्वेशन पुट कर दी, पुट करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आ गई, उस इक्वेशन में जो इक्वेशन आ जाती है उसमें फिर से वैल्यू पुट नहीं करी जाती, तो इनमें नहीं कर सकते, हम इनमें कर सकते हैं, इनसे जो आई हैं उनमें नहीं, जिसमें हम यूज़ करते हैं उनको ये स्टार्टिंग वाले में करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अब इसको देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना, ये वाली इक्वेशन इतना नोट कर लो पहले, आई होप नोट कर लिया, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें शॉर्ट भी लिखा था, ठीक है। ये हमारा थोड़ा बढ़ी गई, -2x -2y इज इक्वल टू -z, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करना -x, y की वैल्यू कितनी आई थी -1/2, उसी तरीके से z की वैल्यू हमारी कितनी आएगी पॉजिटिव 1/2, z की वैल्यू कितनी आ रही पॉजिटिव 1/2, माइनस का साइन था तो माइनस का एज इट इज, -x ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, और यहाँ पे क्या बचा -1/2 इज इक्वल टू में 0, -x यहाँ पे करेंगे तो कितना प्लस, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे होगा -1/2, तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 0, तो x की वैल्यू हमारे पास ओवरऑल -x यहाँ पे क्या मिल गए +1 इज इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और इधर x की माइनस का माइनस साइन कैंसिल, x की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 1/2, ठीक है।
इतना है समझ में। अब देखो बस अब मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी हाफ, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई पॉजिटिव आई है हाफ, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है हाफ माइनस आई है, जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है हाफ पॉजिटिव आई है, तो ये जी हमारा क्या हो जाएगा, बस इतना भी छोड़ सकते हो, इतना भी चल जाएगा। और क्या कर सकते थे आप, ये जो v और h आपका ऊपर बना रहता और जो g नीचे होता है वो डिवाइड में चला जाता, सबके पास हाफ था तो रूट लग जाएगा और k और जो हमारा m एज इट इज ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ, फिर आपको कोई सी भी कंफ्यूजन नहीं बचेगी, ठीक है। तो आप इसको नोट करो पहले। तो देखो बच्चों इसमें मैं थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट को हटा देंगे, ठीक है। अब वेलोसिटी हमारी यहाँ पे हो जाएगी v, ठीक है। उसके बाद ले लेंगे एक्सीलरेशन a, ठीक है। उसके बाद ले लेंगे फोर्स f, r चूसन एस फंडामेंटल यूनिट्स। हमने इसको फंडामेंटल यूनिट्स मान लिया गया है इन्हीं को, हमें डायमेंशन फॉर्मूला क्या था बताना, यंग मॉड्यूलस का बताना आपकी बार, ठीक है। यंग मॉड्यूलस का मान लो आपको फॉर्मूला नहीं पता तो यंग मॉड्यूलस का मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। ये हमारी डायमेंशन लेस होती है, इसका फॉर्मूला होता है एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। अब आप इसको कर लो, मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया तो आप इसको सॉल्व करो पोज करके, कर लिया। तो देखो बच्चों अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या लगना पड़ेगा, हमारे पास यंग मॉड्यूलस को किससे डिनोट करते हैं बाय, यंग मॉड्यूलस को हम बाय से डिनोट करेंगे और यहाँ पे लगेंगे प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, पहले आएगा वेलोसिटी को x मान लेंगे इसकी पावर, एक्सीलरेशन की पावर हम y मान लेंगे, फोर्स की पावर हम z मान लेंगे, ठीक है। f इज इक्वल टू में k v और यहाँ पे जाएगा a की पावर x f की पावर z, ठीक है। तो यंग मॉड्यूलस का आपने यहाँ से फॉर्मूला निकाली है, किस तरीके से निकालेंगे, स्ट्रेस का क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स mlt-2 और एरिया हो किस में लेंथ का स्क्वायर एल स्क्वायर, तो हमारा m l-1 t-2, इस तरीके से हमारा ये निकल आएगा। और चेंज इन लेंथ ओरिजिन l लेंथ क्या होता है l अपॉन में l, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसलिए ये डायमेंशन लेस हो जाता है, ठीक है। तो यंग मॉड्यूलस का लेस क्या हो जाएगा m l-1 t-2, ये k कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का लेंथ t-1, उसके बाद आता है एक्सीलरेशन l t-2 बाय, उसके बाद आता फोर्स m l t-2 और ये हो जाएगा z, इसकी पावर हमारी क्या हो जाएगी z हो जाएगी, ठीक है। अब क्या आएगा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m1 l-1 t2 ये इस तरीके से लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले m की वैल्यू, यहाँ पे m अकेला 1 है तो लिखेंगे m z, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा l की पावर हो जाएगी x प्लस y, उसके बाद हो जाता है हमारा t, उसमें x प्लस y प्लस z, l इसमें भी है प्लस z, उसके बाद आता है हमारा t माइनस x, ठीक है, और माइनस 2y और माइनस 2z। बस डायमेंशन अब इसकी ये क्वांटिटी भी आपस में इक्वल, देखो डायमेंशन अब बस z सबसे यहाँ पे ये क्या हमारा m पे आता है z, तो m z मतलब m की वैल्यू z की वैल्यू तो हमें सीधी 1 मिल गई। उसके बाद आते हैं -1 l की इज -1 इज इक्वल टू में x प्लस y प्लस z, नेक्स्ट -x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू में -2, ये 2z होगा, ठीक है। इतना है समझ में, और ये हमारा -2 हुआ। अब देखो बच्चों बस अब क्या है वैल्यूज पुट करनी है, अब तो सिंपल सा रह गया है। अब क्या करना है देखो z की वैल्यू इसमें भी पुट करो इसमें भी पुट करो, सबसे पहले हम x माइनस 1 इज इक्वल टू में x प्लस y प्लस z, तो सबसे पहले इसमें z की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी होगी 1, इस साइड आएगा देखो यहाँ z की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ z की वैल्यू 1 पुट करी, इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम इस वाली इक्वेशन में करेंगे -x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू में -2, इसमें भी हमने z की वैल्यू पुट कर दी, z की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 पुट कर दिया
1 तो उस साइड जाएगा, ये देखो माइनस उस साइड जाएगा पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या मिलने वाली है x प्लस वाई इज इक्वल टू में 0। ये यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दी, ये कैसा है नेगेटिव है, नेगेटिव है, उस साइड जाएगा पॉजिटिव 2 - 2 0। ठीक है, अब दोनों पे सब्सटीट्यूट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, 0 और यहाँ पे -x प्लस -2y, ये आपस में साइन कैंसिल। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के, ये -2 हमारा एज इट इज, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। उसी तरीके से हमारी x की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास z की आई थी, x यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या जाएगी 1 इज इक्वल टू में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में 2। ठीक है, इक्वल टू में 2, इक्वल टू में 2 नहीं है, प्लस जेड। ठीक है, -1 है, ये -1 है। अब यहाँ पे -1 इक्वल टू में x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y की वैल्यू कितनी आई 2 प्लस z की वैल्यू कितनी आई 1, तो ये साइड आएगा -1, ये ऐड करेंगे -3, तो x की वैल्यू मिल गई हमारे लिए -4। बस अब इन्हीं वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा v की पावर x की पावर कितनी है -4, और y की पावर y की कितनी है y की वैल्यू आई हमारे पास 2, और f फोर्स कितना है हमारे पास f की 1 फोर्स c, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या आया आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में? तो देखो बच्चों, इसी तरीके से हमारे लिए इनको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, यही थे हमारे लिए जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते थे, हमने आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन लाए। ठीक है, अब जितने भी होंगे इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।